Welcome to one of the regular classes of essay topic wise. I'm Shahryar Rana. In any sort of essay, वो चाहे CSS का हो, वो चाहे PMS का हो, वो चाहे तहसीलदारी का हो, चाहे नायब तहसीलदारी का हो, चाहे चीफ इलेक्शन ऑफिसर का हो, चाहे किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का हो, एनी अदर, इनमें सक्सेसफुल कौन होता है, विनर कौन होता है? वो नहीं होता जिसके प्रिटिएस्ट कवर्स हों, स्ट्रक्चर्स हों, शीट्स हों। वो कामयाब नहीं होता। वो कामयाब होता है जिसके पास शार्पेस्ट स्वॉर्ड हो। आई होप कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है। द रीजन why I don't teach essays like most of the mentors in the market. What is the reason? क्योंकि जब आप उस तरह से एसे को टीच करते हो जो आपको मार्केट में मिलता है, तो उससे जो होता है वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है। वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन। इमेजिन कि कोई अपनी एक स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहा है जो कि एक चीप मेटल से बनी हुई है। जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो बहुत चमकती है। इट लुक्स परफेक्ट। लेकिन जब रियल फाइट वकू पजीर होती है या जब उसे रियल वॉर का सामना करना पड़ता है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, टूट जाती है। यही आप लोगों के साथ होता आया है, होता रहेगा, होता है। जब आप सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़कर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने बैठ जाते हैं, आपको बहुत खूबसूरत तरीके बताए जाते हैं, मार्केट में टेम्पलेट्स दिए जाते हैं, रेडीमेड आउटलाइंस, वो भी सुपरफिशियल टॉपिक्स के ऊपर, आसान आसान टॉपिक्स के ऊपर जो 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का स्टूडेंट भी बना लेता है। और फ्यू आपको फैंसी सेंटेंसेस भी पकड़ा दिए जाते हैं
कि ये लो ये हर जगह फिट हो जाएंगे। ट्रांजिशंस बड़ी बड़ी आपको पकड़ाई जाती हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स और ये तो वो, और बाकी 11 सब्जेक्ट्स कर लो तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। पढ़ना तो तुमने खुद है, पढ़ना तो तुमने खुद होता है। मैंने तो आपको ये खूबसूरत हसीन तरीका बता दिया, अब आप खुद पढ़ के तो ऐसे लिखा करें। इट्स द वर्स्ट एवर स्कैम इन द मार्केट। जैसे ही बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, उसको वहां पे स्टेटमेंट्स नजर आती हैं, उसको वहां पे चेंज्ड टॉपिक्स नजर आते हैं एग्जाम में, जो किसी भी थीम, किसी भी डोमेन उसमें फॉल नहीं कर रहे होते स्पेसिफिकली। वो तो अपने अंदर एक बस स्टेटमेंट है कि एग्जामिनर ने कुछ लिख दिया, या कहीं से कोई किसी बड़े स्कॉलर की, फिलोसोफर की, किसी अच्छे ऑथर की कुछ स्टेटमेंट उठा के दे दी, तो स्टूडेंट उधर फंस जाता। क्यों? कि उसने अपनी कॉम्पिटेंस पे काम नहीं किया होता, उसे बताया ही नहीं गया, उसे समझाया ही नहीं गया कि तुमने तो एक बेटर लर्निंग है तो तुम्हारे पास एक शार्प स्वॉर्ड होनी चाहिए। मेरी क्लासेस में हम उस स्वॉर्ड के मेटल को हीट करते हैं रिसर्च से, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज से, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, रीजनिंग से शेप करते हैं, रेलेवेंस से शेप करते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटी से शेप करते हैं, एंड अबव ऑल डिफरेंट डिस्कोर्सेस से शेप करते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आपको कहता है कि यूज, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल नरेशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपोजिशन। कहीं आप उसको कहानी करवा के बात करवाओगे, कहीं अपना एक आर्ग्यूमेंट दे के दूसरी साइड निगेट करोगे किसी पैरे में, कहीं पे कोई चीज डिस्क्राइब करोगे, कहीं पे किसी चीज को एक्सपोज करके बात कर रहे होगे, कहीं पे एनालिटिकल हो जाओगे। तो ये सारे डिस्कोर्सेज वन एसे में एग्जामिनर को चाहिए होते हैं, क्योंकि उस मासूम ने ऊपर ये लिखा होता है पेपर के। ये तो आसानी कर दी उसने आपके लिए कि मेरा प्यारा बच्चा, सारे डिस्कोर्सेज में खेल। तेरे लिए ये पॉसिबल, तू अभी इतना बड़ा लिखारी बना ही नहीं कि तू सिर्फ नरेशन में ही सारा ऐसे लिख दे, या तू सिर्फ आर्गुमेंटेशन नहीं करता रहे सारे ऐसे में, स्टाइल कि तू सिर्फ डिस्क्राइब ही करता रहे चीज को, या तू सिर्फ एक्सपोज करता रहे, या तू सिर्फ एनालिसिस करता रहे। ये तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तू कोई पैरा इसमें लिख, कोई इसमें लिख, कोई इसमें, कोई इसमें, इसमें खेल जैसे मर्जी। बस मुझे एक रेलेवेंट, लॉजिकली कनेक्टेड, रीजनड, कॉम्प्रिहेंसिवली रिसर्च बेस्ड एक नॉलेज दिखा दे अपनी, ये जो मैंने तुझे स्टेटमेंट कही है, मैं तुझे पास कर दूंगा। बहुत आसान काम है। आप फंस जाते हैं क्योंकि आपको ये चीज मिलती ही नहीं कहीं मार्केट में। मैंने आपको इस काबिल बनाना है डिफरेंट टॉपिक्स खुद करवा के, इसलिए इस सेशन का नाम है ऐसे टॉपिक वाइज।
आज भी हम एक टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर क्लास है। थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रहा होता हूँ क्योंकि ओपन सेशन होता है, लिंक इधर उधर शेयर हुआ होता है, तो नए बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ी तमहीद बांधी जाती है टॉपिक वाइज, ऐसे टॉपिक वाइज। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद मैं स्ट्रक्चर करवाता ही नहीं हूँ। मैं आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल करवाता हूँ, ढांचा आपको मैं बिल्कुल देता हूँ ऐसे का। मैं बताता हूँ कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, हर ऐसे में बनती है, साथ साथ अलग से भी बताता हूँ। शुरू में जो बच्चा ज्वाइन करता है उसको वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं स्ट्रक्चर की, मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करता। उसमें एक पूरा ऐसे आपको लिख के दिखाया होता है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, उसको देख के आपको आइडिया हो जाता है कैसे लिखा जाता है। बस उसमें फंसाना नहीं। मैंने आपके 4 महीने इस चीज पे नहीं लगाने कि आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, इंट्रो कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफिंग कैसे होती है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। मैंने नहीं लगाने इसके ऊपर 3-4 महीने, क्योंकि बनते ही नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इतनी लस्सी घोली जाऊं कि मैं सिर्फ इन सिंपल चीजों पे पूरा सेशन अनाउंस कर दूं, या आपसे पैसे लेके आपका वक्त, आपका वो पैसा, आपकी एनर्जी सिर्फ इसी चीज पे जाया कर दूं कि ये लिखते कैसे हैं जी। मैंने आपका वक्त जाया करना है, लिखते क्या है। अब जब वो क्या है तो वो कैसे, हर उस टॉपिक में मैं खुद जब बता रहा होता हूँ एक एक चीज, उसे सिर्फ आप ट्रांसलेट करो तो आप उसको एक रनिंग इंग्लिश में लिख सकते हो। क्योंकि मैं समझा भी रहा होता हूँ तो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है चीज, फिर आप उसे चाहे जैसे मर्जी इम्प्रोवाइज करो। एग्जैक्ट टॉपिक भी वो अगर पेपर में आ गया तो आपने रट्टा थोड़ी मारा हुआ है, आपने प्ले करना है उस शार्पन स्वार्ड के साथ जो आपका दिमाग उस टाइम तक हो चुका होता है। इसी असना में मेरा एक दूसरा सेशन चलता है जिसका नाम है बुक सेशन। इसमें क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, मैंने कोई और इसका नाम रखा ही नहीं हुआ, स्ट्रेट बुक सेशन। इसमें एक क्लास में हम एक किताब पकड़ते हैं और वो उस 1.5 पौने 2 घंटे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसका मेन आइडिया ये था और इसके अराउंड ये आर्गुमेंट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उससे भी आपका कंटेंट बैंक बनता जाता है। ये कंटेंट बैंक हर उस स्टूडेंट की जिंदगी में जरूरी है जो जिंदगी जीना चाहता है, जो जिंदगी की मुश्किलात को हंस के गुजारना चाहता है, जो अपने डाउनफॉल्स को पिलर्स ऑफ सक्सेस बनाना चाहता है। क्योंकि किताबों का फायदा अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये आपकी अपनी जात पे एक बहुत सवालिया निशान है कि आपको पता ही नहीं कि किताबें क्या देती हैं आपको। और ये वो सारी बड़ी बड़ी किताबें हैं, फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, हिस्ट्री की, सेल्फ हेल्प की, बेस्ट सेलर्स ऑफ द मिलेनिया, जो आप कभी सुनते हो या ऐसी कोई पोस्ट देख ली या 2-4 लाइनें लिखी देख ली उस पे, तो वो मैंने आपको पूरा बता देना होता है कि ऑथर ने क्या बात पोर्ट्रे की है स्पेसिफिकली, बस वही देख रहे हैं जो ऑथर ने कहा है उसके अंदर। सिंपल इज दिस। तभी आपका कंटेंट बैंक बनता जाता है। क्योंकि मुझे ये कमी फील होती है कि स्टूडेंट्स ਨੂੰ कख नहीं आता, वो तैयारी भी कर रहे हो 2-2 सालों से तो कख नहीं आता होता। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कम स्टूडेंट होता है जिसको खुद रीडिंग की आदत होती है, वरना ज्यादातर वो होते हैं जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं, कर रहे आ रहे होते हैं, दूसरों के नोट्स पढ़ लिए। और फिर एक और चीज कल मैंने इंस्टा लाइव में भी बताई थी कि आप नोट्स खुद तब बनाते हो जब आपको चीज समझ आती है। जब तक आपको समझ ही नहीं आती तो आप नोट्स भी नहीं बना सकते। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हो, आपको समझ ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि आपको उसका मेन आइडिया नहीं निकालना आता। आप कोई किताब पढ़ना शुरू करते हो तो आप बस आई मीन लाइन टू लाइन पढ़ रहे होते हो कि अच्छा वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हो उसकी कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसका मेन आइडिया कैसे निकालना है। आखिर वो बात क्या है जिसके अराउंड सारी बात चल रही है। प्रेसी भी यही होती है, आपको प्रेस ही नहीं करनी आती बेसिकली। आपको क्रक्स नहीं निकालना आता किसी भी चीज का जो आप पढ़ रहे हो।
अगर वो आपको निकालना आता है तो वेल एंड गुड, आप ऐसे भी कर लोगे, आप ऐसे भी कर लोगे, आपकी कॉम्प्रीहेंशन अगर स्ट्रांग है तो। इस सेशन के फीचर्स क्या हैं? इस सेशन के फीचर्स हैं कि मैंने नवंबर तक आपको 25 प्लस टॉपिक्स, जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है उसके साथ ये कमिटमेंट हो रही है कि 25 प्लस टॉपिक्स इंशाल्लाह उसके नवंबर तक कवर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर हमें प्लीज प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, एंड द वेरी फैक्ट इज कि इवन आई डोंट नो कि मैंने भी आपको कौन से टॉपिक्स करवाने आगे। क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर का कोई नजूमी नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने जा रहा है। जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस डेवलप होते जाते हैं मैं देखता जाता हूँ, मैं उसके लिहाज से टॉपिक बनाता जाता हूँ, या कोई देखता हूँ ये रेलेवेंट चीज है तो उसके ऊपर मैं एक टॉपिक करवा देता हूँ। पास का एक्सपीरियंस ये है कि 3 साल पहले 5 टॉपिक लगे, 2 साल पहले 7 टॉपिक लगे, पिछले साल सारे ही वो टॉपिक्स लगे जो हमने किए हुए थे। मैं दावा नहीं करता, मैं आपको भी नहीं कह रहा कि ये टॉपिक्स आ जाएंगे, मैं ये दावा करता ही नहीं। ये ना भी आए, इनसे मिलते जुलते भी आ जाएंगे। मसला ये है कि आपको कोई आपकी कॉम्पिटेंस पे काम करवा भी रहा है कि नहीं। मैंने आपको काम कॉम्पिटेंस पे करवाना है, उसे इम्प्रोवाइज करके जैसे मर्जी खेलते जाओ। जब मटेरियल होगा तो खेलोगे ना। टॉपिक्स की होंगे, पता होगा ये टॉपिक आ गया, ये स्टेटमेंट आ गई तो उसको ऐसे करना है। स्ट्रक्चर्स करके तो नहीं ना आप सिर्फ आगे खेल सकते। सैटरडे, संडे, मंडे, 9-15 पे इसकी क्लास होती है। मेरी कोशिश होती है 11 तक इसको कंक्लूड कर दूं। नवंबर तक इसी तरह से चलेंगे, हमने डिफरेंट टॉपिक्स मैंने आपको खुद करवाने हैं। और जो बुक सेशन होता है उसमें भी अभी 25 प्लस बुक्स की कमिटमेंट हो रही है, वो भी वेनसडे एंड थर्सडे 9:15 बजे क्लास होती है। नवंबर तक 25 प्लस बुक्स अभी भी उन बच्चों की हो जाएंगी जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी फीस भी उसी हिसाब से है, और जो ऐसे कर रहे हैं उनकी भी फीस उसी हिसाब से है जो भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको मैंने करवाना है, यस, मैं स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करता। स्ट्रक्चर करवाना है, फिर आगे लाइव क्लास में टॉपिक्स चल रहे हैं। इवेल्युएशंस कैटेगोरिकली, क्लियरली, स्पेसिफिकली कंटेंट बिल्डिंग सेशन में नहीं होती, ये होंगी नवंबर में जाके स्टार्ट। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं कंटेंट बनवाते हुए आपकी वैल्यूएशन साथ करूं, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए मैं मिसकमिट भी नहीं करता। वरना मेरे लिए क्या है, एक मैंने लाइन ही लिखनी है, फीस दे दोगे मुझे, मेरा क्या कर लोगे कल को, मैं नहीं करूंगा तो। लेकिन मैं मिसकमिट नहीं करता। मैंने अपना नाम अपनी कमिटमेंट से बनाया, मैंने और किसी चीज से नहीं बनाया। द स्ट्रेंथ ऑफ माइन इज माई टॉपिक्स, एंड आफ्टरवर्ड्स द evaluations जो सेपरेटली अनाउंस होती हैं और उन्हें स्टूडेंट्स सेपरेटली ही ज्वाइन करते हैं। कंटेंट बनाना इटसेल्फ बहुत हेक्टिक जॉब है, इवेल्युएशंस करना देन इटसेल्फ मोर हेक्टिक जॉब है। क्यों? मैंने आपको फिर बर्बादी के टिक्स लगा के वापस नहीं करना। ये मेरा इशू है कि मुझे छोटी से छोटी गलती उठ के खुद बता देती है कि मैं यहाँ पे गलती हूँ, क्योंकि मैं उस फ्रेमवर्क में ढला हुआ हूँ, ड्राफ्टिंग कर करके लॉज की, पॉलिसीज की, ऑफिशियल लेटर्स की, समरीज की। तो वो कोई चीज़ जाती नहीं है। गलत हो ना, कोई फुल स्टॉप भी गलत लगा हुआ है, कॉमा भी, कुछ भी, कोई वर्ब गलत है, कोई कॉनोटेशन गलत है, कोई आर्गुमेंट का मसला है, कोई बात इररिलेवेंट हो रही है, कोई जार्गन गलत है, तो वो जाती नहीं, समझ नहीं है, क्योंकि मैंने रीड करना होता है। तो मेरी रीडिंग हैबिट बहुत डेवलप है। वो रीडिंग हैबिट डेवलप होने की वजह से ही मैं अच्छा चेकर बनता हूँ। और उससे पहले कंटेंट भी इसीलिए डेवलप करवा रहा होता हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है। तो आप भी रीडिंग हैबिट डेवलप करें। ठीक है जी, समझ आती हैं बातें? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया?
मैं इसीलिए चैट ऑफ रखता हूँ तो ओपन क्लास में, कि कुछ बेसब्रे आ जाते हैं बेचारे, कसूर होता है उनका भी। हुआ क्या था मुझे तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे ऊपर चैट, पता नहीं मैसेजेस डिलीट हैं या क्या है। कोई बात नहीं, ये हमारा नेशनल डायलेमा है कि हम लोग सीखने कम आते हैं, हम सीकिंग जोन में होते ही नहीं। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। होस्ट एंड कोस्ट करेगी, मुझे ये आएगी, मैं देख लूंगा जब स्क्रीन पे आऊंगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इग्नोर करते होते हैं, अपनी एनर्जी सेव करते होते हैं। सो दीज वर द फीचर्स। हमने आज एक टॉपिक स्टार्ट करना है, और वैसे भी अब तो मेरी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। पूरा पूरा टॉपिक की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बुक सेशन की भी पूरी पूरी बुक की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। बहुत आसान होता है किसी दूसरे की क्लास में घुस के किसी के कहने पे अपना नुकसान कर रहे होते हैं। मेरा तो कुछ नहीं जाता। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, तो देखते हैं। मैंने ये टॉपिक पहले भी करवाया, लेकिन इस दफा मैंने उसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। जो स्टूडेंट तो ये पहले कर चुके हैं वो इसको विटनेस कर लेंगे, और जो नहीं कर सके उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज होगी। टॉपिक नेम इज मच आउटक्राई लिटिल आउटकम। मच आउटक्राई लिटिल आउटकम, जो हमने प्रीवियसली किया, कभी शायद पिछले साल किया था, ये टोटली चेंज कर दिया मैंने। मैं सिर्फ इसका भी डेनोटेटिव मीनिंग समझा के मैं इसकी आज कोशिश करूंगा कि मैं आपको जस्टिफाई कर दूं कि ये आउटलाइन है इसकी, ये इस हेडर में डिस्कोर्स यूज होना है, क्यों यूज होना है, ट्रांजिशन कैसे करनी है अगले हेडर में। सिर्फ ये इस हद तक बात चलेगी, बाकी डिटेल्स कल की क्लास में चलेंगी, और वो सिर्फ उनके लिए होगी जो रजिस्टर्ड है। डेनोटेटिव मीनिंग मतलब ये आया कहाँ से, ये क्या है चीज, क्या नहीं है। टॉपिक, इसकी अंडरस्टैंडिंग, लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक दिन कुछ देहाती, कंट्रीमैन, विलेजर्स, वो ये नोटिस करते हैं कि माउंटेन्स बड़ा शोर कर रहे हैं, बड़ा आहो पुकार कर रहे हैं। जैसे एक लेबर रूम से नहीं आवाजें आ रही होती, लेबर रूम में क्या होती है, डिलीवरी होती है एक बेबी की। तो वन डे द कंट्रीमैन नोटिस दैट द माउंटेन्स वर इन लेबर। उन माउंटेन से धुएं उठ रहे हैं। कहाँ से? उनकी चोटियों से। जो उन माउंटेन्स के नीचे जमीन है वो हिल रही है, जलजला आ रहा है जैसे। जो वहां पे दरख्त लगे हुए हैं
वो क्रैश हो रहे हैं, आपस में लग रहे हैं, और वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, रॉक्स पड़ी हुई हैं, वो भी कांप रही हैं। अब उन सारे कंट्रीमैन को, उन सारे विलेजर्स को, देहातियों को ये लगता है कि यार कुछ ना टेरिबल होने लगा, समथिंग टेरिबल इज गोइंग टू हैपन। वो तमाम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या है, वो कितना ही बुरा है जो हो सकता है। आखिर इतनी आवाज आ रही, इतना जो है वो हब हब कराया ह्यू पड़ गया है, तो आखिर क्या होने वाला है। दे वेटेड एंड वेटेड, इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। अचानक से उन माउंटेन्स में एक ह्यूज गैप वो क्रिएट हो जाता है, अपीयर हो जाता है। वो सब ये देख के बड़ा डर जाते हैं और अपनी नीज के ऊपर बैठ जाते हैं। एट लास्ट आखिरकार क्या होता है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना चुन्ना चूहा अपना सर निकालता है उस गैप में से, और जोर से, अचानक से भागता हुआ उनकी तरफ आता है, और अचानक से गायब हो जाता है। ये सारा मंजर देख के वो लोग चिल्ला उठते हैं कि खोदा पहाड़, निकला चूहा, मच आउट कराए, लिटिल आउटकम। ये है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का बैकग्राउंड या डेनोटेटिव मीनिंग, कि ये कहाँ आई चीज, कहाँ से आ गई। तो वो ये है कहानी, कि वो इतनी जो एक थरथली पड़ी हुई थी, तो आखिर उससे हुआ क्या। तो यहाँ से मुहावरा भी बन गया ये, खुदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये उर्दू में भी जब आता है तो उसका इंग्लिश में मीनिंग है मच आउट क्राई लिटिल आउटकम। समझ आती है जी? समझ आती है? बस अभी यहीं पे रहना है जहां तक चल रहा हूं मैं, मेरे साथ चलना है। ओके। तो अब इस टॉपिक को आगे लेके कैसे चलना है, ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग देख लिया, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। डेनोटेटिव मीनिंग आपने लिखना इंट्रोडक्शन में होता है, वो तो ऑब्वियसली नरेशन होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन आप नरेशन में लिखो। आपने कहानी बनानी है, आपको कहानी अच्छी बनानी आती है, तो आप एक अच्छा ऐसे कर सकते हो। क्योंकि वी हैव इवॉल्व्ड एज अ स्टोरी टेलिंग बीइंग्स, हमें कहानियां अच्छी लगती हैं, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्यूरोसिटी बन जाती है। एग्जामिनर की भी, रीडर की भी एक क्यूरोसिटी बन जाती है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो इंगेज होता है शुरू में कहानी देख के, इंट्रोडक्शन में। तो इसीलिए आपने इंट्रोडक्शन हमेशा नरेशन में लिखना। और ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का पार्ट वो सिर्फ नरेशन नहीं होती, वो नरेशन चलता चलता आप अपनी पूरी आउटलाइन रिफ्लेक्ट करवाते हो, एंड पे अपना थीसिस स्टेटमेंट स्टेट करते हो, मेन आइडिया स्टेट करते हो उस इंट्रोडक्शन के एंड पे। सो ये बात उस बच्चे को पता चल जाएगी जो अभी रजिस्टर हो के तो स्ट्रक्चर सीखेगा, या जिसने पहले सीखा हुआ है, अगर उसको बताया गया इस तरह तो ठीक, वेल एंड गुड। अदरवाइज वो जब आएगा तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा उसको स्ट्रक्चर समझाना ही होता है शुरू में। ठीक हो गया? लाइव क्लास में टॉपिक चलता है। तो ये स्टोरी सेटअप होती है कि आपने इस मेटाफॉर को इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंटेशन नहीं शुरू में लगाना शुरू कर दोगे
एक्सपोजिशन नहीं लगाना शुरू कर दोगे, वो तो बड़ा एनालिटिकल बन जाएगा। इट्स टू अर्ली टू बी एनालिटिकल। तो आप उसकी वो जो विविड इमेजरी है, विविड इमेजरी ऑफ दैट एसे, या वो जो हुक है जिसने फंसाना है उसको रीडर को, वो फिर मिस हो जाएगी अगर आप कोई और डिस्कोर्स इंट्रोडक्शन में चलाते हो तो। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने नरेशन ही चलानी है। मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको सिर्फ इसकी आउटलाइन क्लियर करूंगा, उसके बाद ऐसे पूरा हम कल फिर डेवलप करेंगे। अब मैं थोड़ा ट्रांजिट करने लगा हूं अगले हेडर की तरफ। पहला हेडर तो ये इंट्रोडक्शन का होता है, अब अगला जो पहला मेन हेडर होगा उस पर मैं ट्रांजिट करने लगा हूं, मैं मूव ऑन करने लगा हूं उसकी तरफ। जिस तरह इन विलेजर्स ने, जो इस फेबल में बताया गया है, उन्होंने उस नॉइज को गलत लिया, मैग्नीट्यूड मतलब कि बहुत बड़ी चीज के लिए, कि भाई शोर बड़ा हो रहा है तो ये कोई बहुत ही बड़ी चीज होने लगी है। सो डज द अदर ह्यूमंस इन सोसाइटी। मैं आपको ये पूरी आउटलाइन डेवलप करके इसके बाद समझाऊंगा भी कैसे ये इवॉल्व हो रही है चीज, किस तरह से कनेक्टिविटी बन रही, किस तरह नहीं बन रही। ये सारा आज इसी पे काम चल रहा है, मैंने स्पेसिफिकली यही एजेंडा रखा आज। तो वो ह्यूमंस इन सोसाइटी जो हैं वो कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं साउंड को फॉर सब्सटेंस। अच्छा, ये जो बच्चे बात कर रहे थे इसका मतलब है कि दूसरे टीचरों ने भी ये काम शुरू कर दिया कि वो आपको इस तरह से रिटोरिक थोड़ा सा बना के तो इंगेज करने की कोशिश करते हैं। चलो, मैं बदल दूंगा इस चीज को, मेरी जो चीज कॉपी होती है मैं उसको बदल देता हूँ। मैं तो एक टॉपिक दूसरी दफा करवा रहा हूँ तो चीजें बदल देता हूँ, तो मेरा तो फायदा होता है, क्योंकि मुझे इस चीज में मजा आता है। मुझे मजा ना आता होता तो ये मैं टॉपिक्स आपको क्यों करवाता, बुक्स क्यों करवाता। मुझे इसी चीज में मजा आता है, इट्स माई पैशन। तो ह्यूमंस इन सोसाइटी भी कंफ्यूज करते हैं साउंड को फॉर सब्सटेंस, किसी भी बड़ी आवाज को या बस शोर शराबे को, ये आप समझ जाए, अब ये कॉन्नोटेशन चल रही है उधर इसकी। तो दूसरा इसमें मैं फिर अब जो पॉइंट लाऊंगा वो फिर होगा द इल्यूजन ऑफ मैग्नीट्यूड, कि वाई लाउडनेस इज मिस्टेकन फॉर इंपॉर्टेंस। क्यों हम इसको जो है वो मिस्टेकनली ले जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें मैंने जो डिस्कोर्स चलाना है ना, ये दूसरे हेडर में, वो मैंने चलाना है एक्सपोजिशन। अब ये चलाना कैसे क्या है ये तो मैंने फिर कल जब डिटेल करवानी तो फिर बताऊंगा मैं ओपन क्लास में। बस इतना ही है कि मैं आपको थोड़ा सा ये समझा दूं, वही बहुत है। एक्सपोजिशन मैंने इसमें डिस्कोर्स रखना है। अब क्यों रखनी है एक्सपोजिशन, वाई? इस एक्सपोजिशन का मकसद ये है कि आपको वो साइकोलॉजिकल बायस एक्सपोज किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, जो कि नॉइज, नॉइज किसी भी किस्म की वो चीज होती है जो समझ में नहीं आ रही होती। देखो, थरथल्ली भी पड़ रही है तो समझ नहीं आ रही ना, वहां कोई एक हाइप क्रिएट हो जाती है, एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है, वो नॉइज होती है कि समझ नहीं आ रही क्या होने लगा। कुछ भी हो सकता है कि वो कौन सी साइकोलॉजिकल बायस है जो इस तरह की नॉइज को इक्वेट कर जाती है, इक्विवेलेंट समझ जाती है कि भाई कुछ सिग्निफिकेंट होने लगा है। तो वो फिर एक्सपोजिशन में हम देखेंगे उसको एक्सपोज करके। यहाँ पे हमें आर्गुमेंटेशन की भी जरूरत नहीं है, मैं इसको अब जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैंने क्यों यहाँ पे एक्सपोजिशन यूज करनी है, ये आपको समझाने के लिए। आर्गुमेंटेशन में तो फिर एक साइड लेनी हो जाएगी ना। लेकिन अब भी मेरा इस हेडर में एम ये होगा कि मैं अब उस फिनोमिनन को करूं, उस फिनोमिनन को अनपैक करूं, और वो भी न्यूट्रली। इस हेडर में अभी बहुत जल्दी हो जाएगी आर्गुमेंटेशन, यहाँ पे डिस्कोर्स लगाना बिफोर प्रूविंग एनीथिंग, क्योंकि प्रूव तो मैंने आगे हेडर्स में करना है।
तो मैं अभी सिंपली उसको एक्सपोज करूंगा इस हेडर में कि क्या इल्यूजन ऑफ मैग्नीट्यूड है, कि क्यों लाउडनेस को एज अ इज टेकन एज इंपॉर्टेंस मिस्टेकनली। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने ट्रांजिट करना है कि भाई ये इल्यूजन, ये जो क्यों बन गई है, अब ये इल्यूजन जो है ना, दिस इज मोस्ट विजिबल इन पॉलिटिक्स। अब मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ, देखो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ये मैं आपको ये सिंपल एक स्केच दे रहा हूँ अभी सिर्फ उसकी आउटलाइन का, कि मैंने किस तरह से बात चलानी है इस पूरे ऐसे में। भाई ये जो इल्यूजन क्यों बन जाता है, कि जब बन जाता है तो ये मोस्ट विजिबल अभी सबसे पहले आ गया पॉलिटिक्स में। ये ट्रांजिशन आ गई ना, ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट हेडर। तो फिर इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल मेगाफोन्स, पॉलिसी माउस ट्रैप्स, कि किस तरह से एक पॉलिटिकल लीडर है वो अपलॉज को जीत लेता है लोगों की विद ग्रैंड रिटोरिक्स, लेकिन जब डिलीवरी की बारी आती है तो फिर उसमें वो टोकन मेयर्स ले रहा होता है, छोटे छोटे पार्सल्स में चीजें देगा, छोटे छोटे बहाने बनाएगा, जस्टिफाइंग रिटोरिक्स बनाएगा कि नहीं जी अभी नहीं, ये है फलाना है। अब इसको मैं प्रूव करूंगा कौन से डिस्कोर्स से, आर्ग्यूमेंटेशन से। आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंटेशन इधर बेस्ट क्यों है, क्योंकि मैंने एक क्लियर क्लेम बना लिया इस हेडर में कि भाई, अब वो क्लेम अगेंस्ट दैट पॉलिटिकल ओवर प्रॉमिसिंग है। वो क्लेम क्या है? अगेंस्ट पॉलिटिकल ओवर प्रॉमिसिंग। उसको फिर मैं एविडेंस से साबित करूंगा इस पैराग्राफ में, इस हेडर में। यहां पे नरेशन नहीं यूज करूंगा, डिस्क्रिप्शन नहीं यूज करूंगा मैं, क्योंकि वो इस इवेल्युएटिव स्टांस की जो यहां पे जरूरत है प्रूव करने की, वो इसको पूरे नहीं कर सकते, वो अंडर प्ले कर जाएंगे जो हमें क्रिटिकल टोन इस हेडर में चाहिए। वो चाहिए चाहिए हमें। फिर जनाब, जब इससे नेक्स्ट पे हम मूव करेंगे तो फिर वो जो एक ग्रेजुअल एक लॉजिकल सीक्वेंस में कनेक्टिविटी में जो ट्रांजिशन हो रही है वो क्या है, कि भाईजान यही वाला जो थिएट्रिकल पैटर्न है ना, ये जो एक शो चल रहा है, ये सिर्फ इसकी हद तक महदूद नहीं है, ये तो वर्ल्ड स्टेज तक जाता है। वर्ल्ड स्टेज में हम फिर देखेंगे कि जहां पे डिप्लोमेसी क्या हो रही है जी, डिप्लोमेसी डेजल्स, बड़ी वो आपको चमकीली एक चीज नजर आती है, आंखें चुंदे आ जाती हैं आपकी, बट इट रियरली डिलीवर्स। देखो, जो भी हेडर चलेगा उसमें दोनों चीजें आपने इकट्ठी चलानी है, मच आउट कराए लिटिल आउटकम, मच आउट कराए लिटिल आउटकम, ये इकट्ठी चलानी है। ये नहीं करना वाई एंड हाउ मच आउट कराए फिर वाई एंड हाउ लिटिल आउटकम, कॉजेज ऑफ मच आउट कराए कॉजेज ऑफ लिटिल आउटकम, ये बातें नहीं करनी है। ऐसे इकट्ठा चलाना है इन दोनों को, पूरे का पूरा टॉपिक हर हेडर में उसको इकट्ठा नजर आता होता है, फिर उसको समझ आती है कि मैं इस टॉपिक पे ऐसे पढ़ रहा हूं। अदरवाइज आप वन साइडेड हो जाते हो, आप सब्जेक्टिव हो जाते हो, तो वो आपके फेलियर का कॉज बनता है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? ठीक है, चलो अच्छी बात। तो इसमें फिर हम
देखेंगे कि भाई ग्लोबल समिट्स जो बड़े वो कैमरे की चमक दमक में होते हैं, बड़ा उनका हाइप क्रिएट होता है, लेकिन उसमें थिन पेपर एग्रीमेंट्स बन रहे होते हैं। इसमें हम डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे उस सिचुएशन को, खोल के रख देंगे सामने, क्योंकि इसमें हमें उस पिक्चर को पेंट करने की जरूरत है। इसके बाद आर्गुमेंटेशन दोबारा आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारा गोल है कि रीडर देखे कि किस तरह से वो हॉलो ग्रैंडियोर बनता है, वो देखे, उसको डिस्क्राइब करके दिखाया जा सकता है। हॉलो ग्रैंडियोर वो डिस्क्राइब करके उसको दिखाया जा सकता है। फिर इसके बाद ट्रांजिशन हम अगले पैरे में जो करेंगे, अगले हेडर में करेंगे, वो देखेंगे कि जिस तरह से ये डिप्लोमेटिक फायरवर्क अचानक से फेड हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह से वो इकोनॉमिक थंडर में भी होता है। इकोनॉमिक थंडर, अचानक से एक तूफान आता है इकोनॉमी का, लेकिन उसकी जो डाउनपोर होती है, वो तो कभी होती नहीं, बारिश नहीं होती कभी, बादल बहुत गरजते हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमिक थंडर विदाउट रेन, मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन यील्ड किस में होती है? लिटिल टेंजिबल प्रोग्रेस होती है उसकी। इसमें फिर आर्गुमेंटेशन चलेगी, इसमें हम फिर एविडेंस लाएंगे, दोबारा से आर्गुमेंटेशन चलेगी, इकोनॉमिक अंडर परफॉर्मेंस देखेंगे क्रिटिकल एज के साथ, एग्जांपल्स के साथ। अगर एक्सपोजिशन चली ना, तो एक्सपोजिशन तो न्यूट्रल बन जाएगी, जैसे हमने वो दूसरे हेडर में देखा था, तो न्यूट्रल नहीं रहना अपने यहाँ पे, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह बन जाएगी। तो हमने तो क्रिटिक करनी है इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम ब्यूरोक्रेसी पे चले जाएंगे। इसके बाद हम ब्यूरोक्रेसी पे चले जाएंगे कि किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक अर्थ को एक जल्जले आते हैं एकदम पावर कॉरिडोर्स में, लेकिन वो बड़ी पेपर ट्रेमर्स ऑफ चेंज होती है, कोई उसका खातिर खा कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, बड़े शोर शराबे होते हैं, लेकिन रियल कल्प्रिट्स अक्सर ही छुट जाते हैं, भाग जाते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, मजा नहीं आता। इसमें फिर आर्गुमेंटेशन चलेगी, अभी आगे थोड़ी ज्यादा इसमें आर्गुमेंटेशन डिस्कोर्स चल रहा है। अगेन इसमें हम फ्लॉज इन गवर्नेंस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेंगे, काउंटर को निगेट भी जहां पे आर्गुमेंटेशन आ गई ना, उधर आपने काउंटर को निगेट भी करना होता है। ये हम जब डेवलप करेंगे वो पूरा पैरा फिर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमने पिक्चर नहीं दिखानी, हमने प्रूव करना है उसको कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्रैकडाउन्स हैं जो नॉइज बनाते हैं सिर्फ, लेकिन खुद ही फिर छोड़ भी देते हैं रियल कल्प्रेट्स को। ठीक हो गया। इसके बाद हम फिर डिजिटल एज में चले जाएंगे। ये बड़ा मजेदार काम है कि किस तरह से डिजिटल एज में एम्प्लीफिकेशन ऑफ नैरेटिव्स होती है। ये सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से आउटरीच बन जाती है किसी चीज की, लेकिन होता क्या है? मिराज ऑफ एक्शन। मिराज क्या होता है? आप सख्त गर्मी में धूप में कभी रोड पे जा रहे होते हो ना, तो रोड पे ना आपको कुछ फासले पर क्या नजर आता है? कि पानी है। लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हो तो वो रोड क्लियर होती जाती है, तो वो एक इल्यूजन होता है, उस इल्यूजन को कहते हैं मिराज। मिराज ऑफ एक्शन, इल्यूजन ऑफ एक्शन, एम्पलीफिकेशन ऑफ नैरेटिव्स हो गई सोशल मीडिया पे, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद हम कॉरपोरेशंस पे आ जाएंगे। कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस ने भी ये आर्ट मास्टर कर लिया है कि भाई अपनी अपीयरेंसेस को ट्रांसफॉर्मेटिव बनाओ, बड़ी बड़े शोशा ये वो, लेकिन
नेग्लिजिबल बेनिफिट्स होते हैं उन कंपनीज के जो एक्चुअली प्रोवाइड कर रही होती हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम बात करेंगे, इसमें भी आर्ग्यूमेंटेशन चलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन डायरेक्टली डिमांड करेगा कि हम उस कॉर्पोरेट हिपोक्रेसी को चैलेंज करें, उसे निगेट करें। ठीक हो गया। फिर जनाब, जिस तरह कॉर्पोरेशंस में ये होता है, बिल्कुल उसी तरह लाइकवाइज किधर हो रहा है जी? पब्लिक मूवमेंट्स में भी। पब्लिक मूवमेंट्स, बड़े प्रोटेस्ट चलते हैं पब्लिक मूवमेंट्स में, पीक पे चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही रियल रिफॉर्म की बारी आती है सब कुछ वैनिश हो जाता है। इसमें डिस्क्रिप्शन चलाएंगे, पिक्चर, एक क्लियर विविड पिक्चर दिखाएंगे उनको कि ऐसे होता है। इमोशनल आर्क क्रिएट करेंगे इसके अंदर, एक सर्ज। आर्ग्यूमेंटेशन भी चला सकते हैं, लेकिन ऊपर 2-3 में चला दी है, अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कोर्स बदल देंगे, उस सीन को पेंट करेंगे, ज्यादा इंपैक्टफुल बनाएंगे। फिर हम इसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे कल्चर या कल्चरल स्पेक्टेकल्स में, और उन्हें एज डिस्ट्रक्शन प्रूव करते हुए तो आगे निकल जाएंगे कि भाई किस तरह से कल्चरल ग्रैंड इवेंट्स वो अपनी अंदर के इनसाइड डिके को जो है वो छुपा रहे होते हैं, कोई आउटकम नहीं होता उनका। नेशनल प्राइड के रिटोरिक के अंदर किस तरह से अपनी आपने कल्चरल डिस्ट्रक्शंस को आगे पोर्ट्रे किया होता है, या आपके कल्चरल ग्रैंड्योर की जो चीजें जो है उसका यूज होता है, जो पॉलिटिकली कैमोफ्लेज होता है, सियासी बयानिए के अंदर छुपा नहीं होता कल्चरल ग्रैंड्योर, तो यहाँ पे हम उसको रगड़ा देंगे। फिर आर्ग्यूमेंटेशन चलेगी। नेक्स्ट 10 हेडर हो गए हैं, ये अब 11वां चलने लगा। हम फिर कुछ हिस्टोरिकल पैरेलल्स में बात करेंगे, पुरानी एम्पायर्स, पुराने जागीरें, उनमें देखेंगे कि हिस्ट्री ने कैसे उन माइटी एम्पायर्स की जो ग्रैंड मोबिलाइजेशंस, जिन्होंने कुछ भी यील्ड नहीं किया, जो लास्टिंग नहीं थी। इसमें फिर हम नरेशन चलाएंगे, इसमें जरा इसको मजेदार बनाएंगे, नरेशन। आप आपको आपके टीचर्स क्यों कहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स ना करना, ये ना करना, ये हो जाएगा, वो हो जाए, और यार अब तो आते ही ये टॉपिक्स हैं। मुझे पीछे ना पता नहीं एक स्टूडेंट ने कोई पास पेपर भेजा 2023 का था शायद, उसमें भाई सारे टॉपिक्स ही वो, जिसको आप आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक कहते हो ना, वो सारे टॉपिक्स ही वो थे। एक भी टॉपिक नहीं था जिसको आप सीधा कॉज एंड इफेक्ट करो, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन। बच्चों वाली बात होती है ये, कंपटीशन बहुत बढ़ गया हुआ है अब। तो ये बेसिकली जो डिफरेंट डिस्कोर्सेस से खेलने का मजा आता है, वो आता ही इनमें है। वो अब सब्सटेंशिएट करने लग गया है अपने पेपर को, एग्जामिनर, कमीशन, के बच्चों को डिफरेंट डिस्कोर्सेज में खेलना आए, ताकि वो अगर कोई बात भी कर रहे हैं किसी दूसरी, उसने आपको फिर इजी कर दिया इधर। समझ आ रही है बात? यार ये कल की है सारी आउटलाइन, मैंने आज आपकी बनवानी है, तो ये चीज कल होनी है, हमने कल देखना है, और ये मैं सिर्फ उन्हीं को दिखाऊंगा रजिस्टर्ड है, उनका हक बनता है। बाकी जिसने अगर को देखना है कि मैं टॉपिक पूरा करता हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, वो आप कोऑर्डिनेटर को मैसेज करें, वो आपको बता देगी, वो आपको भेज देगी कि ऐसे पूरा टॉपिक होता है। ये जब आप पूरा ऐसे कर लेंगे तो उसके बाद आपको समझ आएगी। हिस्टोरिकल पैरेलल्स में नरेशन चलाएंगे, स्टोरी टेलिंग, हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग चलेगी, जो अभी तक जिंदा है, आपको फील होगा कि ये जिंदा है अभी तक। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे फिलोसॉफिकल
या फिलोसफी ऑफ हॉलो डीड्स में बड़ी बड़ी बातें कोई इसमें implementation लाएंगे। रीजनिंग जो बड़ी बड़ी एडवोकेसी शामिल होती है वो किस तरह से आपके कॉज को डैमेज कर जाती है। वीक रीजनिंग, वीक रीजनिंग से बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आपकी रीजनिंग होती है तो बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, फिर सीधी। इसमें हम इंटेलेक्चुअल फ्लॉज को करेंगे, लॉजिकली प्रूव करेंगे आर्गुमेंटेशन चला के। अगले लेन में हम चले जाएंगे, फिर वो है रिलीजियस विजडम। या आउटलाइन पूरी डेवलप हो रही है इसकी कि रिलीजियस विजडम में कौन से आपके जो सेक्रेड टेक्स्ट्स हैं वो क्या आपको वार्न करते आए हैं कि भाई वो रिटोरिक्स जो बड़ी आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा नेट का इशू बना था। आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन भी नजर आ रही है? ओके। वो रिटोरिक्स जो बड़े ग्रैंड नजर आने वाले हैं, या इस तरह जो आप बनाते हो, लेकिन वो बड़े वर्थलेस प्रूव हो जाते हैं विद द टाइम। तो वार्न करते हैं रिलीजियस सेक्रेड टेक्स्ट भी इन एसेंस इन चीजों को। तो इसमें हम एक्सपोजिशन देखेंगे कि किस तरह हम इस चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोजिशन, इसमें हमने रिस्पेक्टफुल अनपैकिंग करनी है कुरानिक पैरेलल्स की, बाइबल की, दूसरे जितने भी आपके और रिलीजन हैं। तो बड़ी रिस्पेक्टफुल अनपैकिंग करनी है, वो एक्सपोजिशन के थ्रू हो सकती है। आर्गुमेंटेशन इधर करोगे तो आप तो एलिनेट फील करना शुरू कर दोगे, सिर्फ इधर एक्सप्लेन करना है, कन्फ्रंट नहीं करना। नेक्स्ट किस में ट्रांजिट कर जाएंगे? रिलीजियस विजडम में बात होगी मोरालिटी की। हम कहेंगे भाई मोरालिटी से बियॉन्ड भी प्रैक्टिकल डेंजर्स हैं। किस में? फिर हम देखेंगे द कॉस्ट ऑफ फॉल्स अलार्म्स। ये गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी की तरफ से हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो सकते हैं, कि वो किस तरह से जब फॉल्स अलार्म्स की एक रूटीन बन जाती है ना, तो वो किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्स को डल कर देती है। इवन इन द जेन्युइन क्राइसिस पब्लिक रिस्पॉन्स को डल कर देती है, इवन इन जेन्युइन क्राइसिस क्राइसिस। इधर भी आर्गुमेंटेशन यूज करेंगे हम। डिस्कोर्स, कॉज इफेक्ट क्लेम चलेगा जहां पे हमने प्रूव करना है, तो इसलिए यहाँ पे आर्गुमेंटेशन बेस्ट है। सिर्फ इलिस्ट्रेट नहीं कर देना, सिर्फ बयान नहीं कर देना, डिस्क्राइब नहीं कर देना, ये कोई कहानी नहीं इधर चलेगी। प्रूव करना है। और दूसरा, इसके अगेंस्ट अगर कोई स्टांस है तो उसको निगेट करना इसी पैरे में। फिर हम देखेंगे कि जब ये होता है, जब आपके ये फॉल्स अलार्म्स या फिर ये आपकी जो इन्फ्लेटेड कमिटमेंट्स होती हैं, ये किस तरह से आपके डैमेज को ट्रस्ट, वो उसको ट्रस्ट को डैमेज करती हैं। इन्फ्लेटेड कमिटमेंट्स किस तरह से ट्रस्ट डैमेज करती हैं।
ये सीक्वेंस में बात चल रही है, पूरी आउटलाइन इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी आज, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं करता होता। बस मैं हेडर पकड़ के तो लिखवाना या नोट करवाना शुरू कर देता हूँ। इन्फ्लेटेड कमिटमेंट्स कैसे ट्रस्ट को डैमेज करती हैं, और डिलीवरी जो है वो, आज वो आया हुआ था सर्विस डिलीवरी पे ऐसे तहसीलदारी में, तो वही बात है कि कैसे आपकी सर्विस डिलीवरी जो है वो गिर जाती है नीचे अचानक से। इसमें हम लीडरशिप की इंटेग्रिटी के ऊपर जजमेंट बनाएंगे, लीडरशिप की इंटेग्रिटी के ऊपर क्या बनाएंगे, जजमेंट्स। ये भी आर्गुमेंटेशन चल रही, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भाई क्या एथिकल इंपेरेटिव है जो बनाना चाहिए या बनता है जब आपके वर्ड्स मैच कर जाते हैं आपकी डीड्स के साथ। मतलब आपने जो बोला है वो आप पूरा भी कर रहे हो ना, तो वो एक क्या एथिकल इंपेरेटिव है, आप कंक्लूजन की तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देगा कि भाई आपने, आपकी जो ट्रू मॉरल एक अलाइनमेंट है वो किस तरह से अपने प्रोमिसेस को एक्चुअल परफॉर्मेंस में बदलती है, कि वो आप आउटकराइज ना बनाओ, वो आउटकम्स भी लिटिल ना करो, सीधी बात करो और आउटकम पे उतना ही फोकस करो कि जितनी वो निकल सकती है, बताओ भी उतनी। यहाँ पे भी हम उसको प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये एथिकल इंपेरेटिव बनता है। फिर हम आगे बढ़ते हुए सेकंड लास्ट हेडर है, मॉडर्न डे रेमेडीज देखेंगे। मॉडर्न डे रेमेडीज ये देखेंगे कि किस तरह से आपने वो आउट कराए और आउटकम का वो जो गैप है, बेसिकली वो गैप ही है ना इस टॉपिक में, उसको कैसे शॉर्ट करना है, कैसे थोड़ा करना है, कम करना है, उसको खत्म करना है। अपने रिटोरिक को मॉडेस्ट करो, बयानिए को थोड़ा नीचे लाओ, ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग करो, ब्रिज करो उस गैप को जो प्रॉमिस और परफॉर्मेंस में है। तो इसमें हम एक्सपोजिशन यूज करेंगे, एक्सपोज करते जाएंगे। ये इसमें बड़ा हम, वो जिसे कहते हैं ना प्रिस्क्रिप्टिव फेज में, जैसे एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है चीज, ठीक हो गया, एंड पे हम कंक्लूड कर देंगे उसी चीज को जो हमने शुरू की थी, कि किस तरह से हमें नीड है क्वाइट माउंटेन्स की। मोस्ट एंड्योरिंग चेंज तभी आती है जब रिजल्ट्स बातों से ज्यादा बोल रहे हो, ठीक हो गया है। तो इस तरह से हम इस ऐसे को लेके चलेंगे। ये पूरा मैंने आपको ये आउटलाइन यहाँ पे इसकी बनवाई है एक लॉजिकल कनेक्टिविटी में, कि ये चीजें हमने इसमें डिस्कस करते हुए कंक्लूड करनी है, इस डिस्कोर्स में ये हेडर करना है वेरी क्लियरली। समझ आता है? चलो मैं चैट ओपन कर देता हूँ। समझ आता है? पिछले साल अगर किसी ने ये किया हो टॉपिक, तो वो बताए कि क्या यही था। कंपेयर करो जरा पिछले साल वाला कोई स्टूडेंट। अभी तो होगा ही नहीं तुम लोगों के पास। ये कल हो जाएगा शाहजेब, टेंशन ना लो। करिश्मा आप ज्वाइन करें, आपको पता चल जाएगा। साथ नहीं हुआ। एथिकल इंपेरेटिव में एक्सपोजिशन हमने क्योंकि प्रूव करना है कि क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। सर नीड एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंट डिस्कोर्सेज, तो भाई जब मैंने करवाने ये खुद है तो फिर क्या आपको पीछे रह जाना है। सर डिस्क्रिप्शन, एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन ऑल आर यूज्ड इन अ सिंगल ऐसे। यस नूर। नहीं रफे, वो हमने जहाँ पे प्रूव करनी है बात वहां पे आर्गुमेंटेटिव यूज करेंगे ना, डिस्कोर्स। बाकी हम कर रहे हैं एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन और नरेशन।
एक दो जगह पे नरेशन है जो हमने प्रूव करनी है चीजें, क्योंकि हमने वो उन हेडर्स में एक क्लेम बना लिया, उस क्लेम को प्रूव ही करेंगे ना हम। तो ये करेंगे कैसे, ये कल करवाना है मैंने, सिर्फ उनको जो रजिस्टर्ड है। सर सारे डिस्कोर्स फिर तो नहीं हो सकते। ये अब तब तक कहते रहोगे जब तक आप इधर उधर वेंडर करते रहोगे, क्यों नहीं फिट हो सकते। आमिना, ये जब आप मेरे साथ जर्नी गुजारेंगी तो आपको पता चलेगा, इसका और कोई फॉर्मूला नहीं है। सर आप नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ये जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वही आपके नोट्स हैं, और कुछ नहीं है। ज्यादातर आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स में एविडेंस चलता है उमर। हाँ जी नूर, कितनी दफा पूछना है आपने, यकीन नहीं होता। आपको यकीन क्यों नहीं होता। आप पेपर निकालें, पास्ट पेपर। इधर पता नहीं कौन सा पढ़ा होगा कि नहीं, देखता हूँ। पास्ट पेपर निकाल लेते हैं कोई। आपको क्यों नहीं यकीन आता। ये लें। ये पढ़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये नोट में, ये नोट शुरू में लिखा ना, टाइम अलाउड 3 आवर्स, इसके नीचे नोट का पहला जो पॉइंट है, मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स, मेक श्योर you use different forms of discourses, for example exposition, argumentation, description and narration। इसके बगैर आप बात कर ही नहीं सकते। होगी तसल्ली कि एक ही एसे में यूज करना है। होगी तसल्ली। अक्सा हमायूं, कल आपने शायद लाइव नहीं ज्वाइन किया इंस्टा का, मैंने उसमें बताया था कि हर बच्चे का लिखने का अपना एक्सप्रेशन होता है। आपने रट्टे मार के नहीं जाना होता पेपर में, आपने एक आइडिया लेके पेपर में जाना होता है। आपके पास रॉ मटेरियल होता है, उसको बैठ के आपने इम्प्रोवाइज करना होता है। मैं अगर चार बच्चे, वो वाले चार बच्चे जो मेरे पास अच्छा लिखने वाले, मेरे स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे बड़े, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जो न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, जर्नल्स के लिए लिखते हैं। उन चार बच्चों को भी मैं लिखने के लिए देता हूँ ना, तो उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। वो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट स्टाइल से कर जाते हैं उसके अंदर, बेशक वो मैंने उसको उस तरह भी बताया हो। ठीक है। सर साथ साथ खुद नोट करना पड़ता है, नहीं कोई बंदा बिठा लें आरजू, तो वो नोट कर देगा। ठीक है। नवीदा, ये आप ज्वाइन करेंगी, टॉपिक्स करेंगी तो पता चलेगा ना, इसका कोई फार्मूला नहीं है डियर। आरजू, नवंबर से लेके फरवरी तक आपने राइटिंग ही करनी है, 4 महीने वो बहुत होंगे। सर जी मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है, क्योंकि आप पैसे नहीं खर्च कर सकते ज़ारा, आप नहीं ले सकती सब्सक्रिप्शंस ऑथेंटिक सोर्सेज की। इसलिए आप, बेहतर है कि ज्वाइन कर लें किसी ऐसे बंदे को जो खुद कंटेंट बिल्ड करवाता है वहां से चीज़ें पढ़ के। ठीक है। शबाना हसन, आप करेंगी कोऑर्डिनेटर को मैसेज, 0316 6867 525, वो आपको डिटेल्स दे देंगी। ठीक है। सर सम क्वालिफाइड फील्ड द डेमो ऐसी आउटलाइन विद एविडेंस इन एवरी आर्गुमेंट, इज दैट अ गुड अप्रोच। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ठीक है।
तो आउटलाइन लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखें। ये भी मैं अब खुद डेलिबरेटली ये चीज करता हूँ कि मैं आपको शॉर्ट सेंटेंस लिखवाता हूँ खुद हेडर में। ठीक है सर, मेरा तो नवंबर में है पीएमएस, साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस करूँ? आप कर लो, आपके साथ हम कुछ और अरेंजमेंट कर लेंगे वैल्यूएशंस का। आतिका, सर मुझे बुक रीडिंग के सेशन में चाहिए है। सादिया, सादिया आप सादिया से कोऑर्डिनेट कर लेना, ये नंबर मैंने दिया है, कोऑर्डिनेटर का नाम भी सादिया है। ठीक है सर, सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और कब तक है? अबर मेरलिन आज स्टार्ट हो गया है और नवंबर तक इंशाल्लाह चलेगा। ठीक है, आप लोग कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं, 03166867 525। ठीक है, सादिया कोऑर्डिनेटर है, तो वो आपको डिटेल्स दे देंगी। आप चाहे बुक सेशन में आना चाहते हैं, चाहे ऐसे में आना चाहते हैं, जिसमें भी आना चाहते हैं वो आपको डिटेल्स दे देंगी। 03166867 525। मेरी आज यही कोशिश थी, एजेंडा यही था कि मैं आपको एक पूरी पिक्चर दिखा दूं इस एस्से की। अब हम इसको कल डेवलप करेंगे पूरे को। ठीक है सर, काइंडली कल हेडर गोइंग इनटू डिटेल रिपीट करेगा, आई एम हैविंग बस इंटरनेट इश्यूज। तो रेहान साहब, वो हेडर बता के ही आगे चलूंगा मैं, ये कोई सवाल है आपका? सर, लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल होगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी भी कंफ्यूजन है, कैसे डिस्कोर्सिव फिट करेंगे? मरियम, आपने एनरोल कर लिया? कंफ्यूजन कैसे दूर होगी जब तक आप देखोगे नहीं कि कैसे फिट हो रहे हैं? तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे सारी उम्र। सर जी, इशू बेस में डिस्कोर्स नहीं यूज हो सकते, उधर भी डिस्कोर्स यूज करने हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? मैंने आप लोगों को सीएसएस का पेपर खोल के दिखा दिया, ये सामने लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बनाया हुआ, ये एग्जामिनर ने ऊपर लिखा हुआ है, मेक श्योर। वो कह रहा है मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाएं। और वो कैसे लिखे यहाँ पे? गालियां लिख दे दो चार, या वो जेन जी की जुबान में कोई लिख दे, मेक द फकिंग शिट आउट ऑफ यू फ्रॉम डिफरेंट डिस्कोर्सेज, फॉर एग्जांपल एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ऐसे लिख दे, फिर समझ आएगी। उसने बहुत तमीज से लिखा हुआ है कि मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेज। तुम लोगों का कसूर नहीं होता, तुम लोग जहां से पढ़ पढ़ के आए हो, जो तुम लोगों में फीड हुई हुई है ना चीजें गलत, उसका कसूर है, और तुम्हारी इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस, तुम लोगों की इग्नोरेंस को ऐसा कैश किया जाता है कि तुम लोगों की नस्लें याद रखती हैं। ठीक है यार, बाहर निकला हूं मैं इन चीजों से। आप लोगों को ये इस इन बातों में इसलिए फंसाया जाता है कि उन्होंने कुछ और नहीं कराना, लेंथ इतनी हो, आउटलाइन इतने पेजेस की हो, पूरा ऐसे इतने पेजेस का हो। ये इन चीजों में वो फंसाते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करवाना होता, और वो क्या बातें करें आपसे, मुझे ये बताएं। बताएं मुझे, मेरे से ये बातें नहीं होती। आउटलाइन में ये ना लिखना, ये लिखना, थीसिस ना लिखना, फेल कर देगा। इंट्रो च नहीं लिखना, ਤੁਹਾਨੂੰ किस्तां च मिलना है इससे चेक होके कि उसने पहले आउटलाइन देखी तो उसने कहा कि नहीं नहीं, चल मैं आगे देख लेता हूँ, फिर तुम्हें रिजल्ट मैं दूंगा। तो उसने फोन कर करके तो नहीं बताना एक एक स्टेप पे। सर, थीसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने आपने क्या चीज इंट्रोड्यूस करवानी है सुल्तान? हम्म केस स्टडीज आप ना लिखें करिश्मा, क्योंकि आप लोग जब वो लिखते हैं ना, इरेलीवेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाएं। मैं ये कहता हूं कि सिंपल सेंटेंस या शॉर्ट फ्रेज लिखें जो डायरेक्टली आपके मेन आईडी और टॉपिक को हिट कर रहा हो। दैट्स इट। ठीक है सर, ये ऐसे पीपीएससी के लिए काफी होगा, मोर देन इनफ होगा। अकमल अब्बास, क्या ये आंखें क्यों तुम लोगों की बाहर आ रही हैं? ये ऊपर भी आई हैं एक, और ये इधर मुड़ गई आंखें।
सर इंट्रोडक्शन में आउटलाइन का ओवरव्यू लिखना है। मरीम आप सवाल ही करते रहोगे सिर्फ जब तक ज्वाइन नहीं करोगे। इंट्रोड्यूस जब आपने करवाना है, जब आपने इंट्रोडक्शन जो चीज लिखनी है ना पूरे एसे में, वो एक आपका इंट्रोडक्शन एक मिनी पिक्चर होता है, मिनी पिक्चर ऑफ योर होल एसे। तो वो कैसे उसमें बात करनी है नहीं करनी, ये मैंने सिखाना है जब आप ज्वाइन करोगे। माय आईज हैव ओपन्ड सर। अच्छा, और जी किसी का कोई सवाल? मुफ्त भर जा चुके हैं। आमिर बिन नज़ीर, तुम तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और कितने अरसे से पढ़ रहे हो। आउटलाइन फ्रेजेस में लिखना बेटर है या प्रॉपर सेंटेंस में? अब इसमें बलूचिस्तान का कोई कसूर नहीं है अगर तुम्हें अभी तक बात समझ नहीं आई तो। सर थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन के हेडर के नीचे थीसिस लिखना होता है आपने, और क्या करना होता है वहां पे? सर आउटलाइन में हेडर को फ्रेज करने के बाद वहीं पे केस इन पॉइंट ना ऐड करें आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग उसको इरेलीवेंट बना जाते हैं, आर्टिकल राइटिंग शुरू कर देते हैं। सर अगर थीसिस हमसे गलत कन्वे हो जाए मगर ऐसे को सही पकड़ लें, सही समझ लें और सही लिखने जाए, को चीज देखकर ही गलत कर देगा ना, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात होगी कि आपकी औलाद है और आप अपनी औलाद को ना पहचान रहे हो और किसी और की औलाद को पकड़ को कि ये मेरी औलाद थी, फिर बाद में को नहीं 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 ये नहीं, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। और कोई जी कंफ्यूजन आपको? एविडेंस नीड्स टू बी मेंशन इन आउटलाइन, ऊपर 4 दफा मैंने बताया उमर, पी हुई है आपने। मैं रूड नहीं होता, मेरा स्टाइल ही ये है कि मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह शुगर लगाता रहता हूँ। अकमल साहब कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें। ठीक है। 0316 6867 525। सायरा आप एनरोल्ड हो? नहीं तस्लीम, ये चीज मैंने आपको खुद करके दिखानी है, तो किस बात की फिर आपको फिक्र है, आप तो एनरोल्ड हो। तो सायरा आप जब एनरोल होगे तो आपको पता चल जाएगा, कोई फार्मूला नहीं होता इन चीजों का, जिनके पास है आप उनसे पढ़ लो। सर 18 स्केल के लिए जो ऐसे होता है उसके बारे में कुछ बताएं। 19वें के लिए भी जो होता है वो भी यही होता है। आर्मी में जो आपके कोयटा में स्टाफ कॉलेज में जो पेपर होते हैं एसए के, उसमें भी यही होता है। मेरे स्टूडेंट्स मेजर भी हैं, कर्नल भी हैं। ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर्स भी हैं एयरफोर्स के। यार आउटलाइन देख के इसको समझ आ जाती है आपने क्या करना है, इसलिए आउटलाइन बनानी वो इसलिए आपको कहते हैं मेक एन आउटलाइन। प्लीज मुझे पहले बताओ कि तुम क्या अजीम हरकत करने लगे हो। मेरे को लड्डा टाइम नहीं, मैं आगे ਤੁਹਾਡਾ पूरा ऐसे पढ़ा। और एक बर्ड आई व्यू वो देता है, उसको समझ आ जाती है आपने क्या लिखा हुआ। ठीक है। चलो फिर, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। वैसे मेरा सेशन कभी भी मैं क्या वो एंड नहीं होता जब तक ये चलता रहता है। अभी 25 प्लस टॉपिक्स हैं, आप अगले महीने आओगे तो टॉपिक्स कम रह जाएंगे।
आप अगले हफ्ते आओगे तो टॉपिक्स थोड़े से कम रह जाएंगे। तो इसलिए जो स्टूडेंट होता है वो टाइम टू टाइम मुझे ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करने से पहले मेरे से डिटेल्स ले लेता है सेशन की या कोऑर्डिनेटर से कि अब कितने टॉपिक्स रह गए हैं, क्योंकि हमने करने टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर तो आपको मिल जाना है जब आपने ज्वाइन करना है। द थिंग इज कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने रह गए हैं, कमिटमेंट आपके साथ होती है नंबर ऑफ टॉपिक्स की, ठीक है। तो आप जितना लेट करोगे उतने टॉपिक्स कम रह जाएंगे, उसमें आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जाना। इसी तरह बुक सेशन में भी जितना लेट करोगे किताबें कम रह जाएंगी। सर एक क्वेश्चन है, कंपेटिटिव एग्जाम और जीके के साथ से राइटिंग एग्जाम ऐड कर दिए गए, उनके लेवल में तो डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी सोच में डिफरेंस है सिर्फ। सर बुक सेशन वर्थ टेकिंग और ऐसे सेशन इफ वन कैन ज्वाइन ओनली वन, ऐसे टॉपिक्स में आ जाएं। सर हम तो पीपीएससी के लिए ऐसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या ये उसके लिए काफ़ी होगा? यार 5वीं क्लास का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ऐसे होता है ना, वो भी यही होता है। बस मैंने बात ही खत्म कर दी। लेकिन फीस तो उतनी ही है। तो भाई 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ही कम होनी है ना। और आपको 40-40 हजार रुपए में सिर्फ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो आप जाके उनको रो मुझे क्यों कह रहे हो? ठीक है। 40 हजार तक या पता नहीं 50 हजार तक भी फीस जाती है ऐसे की। आप जाएं तो सी मार्केट में। हाँ जी, बुक भी वही होती है जी। बुक भी मैं अपनी मर्जी से देखता हूँ कौन सी करवानी है। ठीक है जी। और कुछ जी? वी हैव 5 मिनट्स। फीस बहुत ज्यादा है तो आप उनसे पढ़ लें जो सस्ते पढ़ाते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप जो मर्जी लिखें लाइबा, आपकी अपनी कैपेसिटी है। सर ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें? तो ये इधर मेरे पास छनकना मांझने आना आपने, टेक्नो के E5J। मेरे से भी अगर आपने यही सवाल करना है तो वाई आर यू इन दिस क्लास? जो बंदा आपको किताबें और टॉपिक खुद करवा रहा है उससे भी आप ये सवाल कर रहे हो कि मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करना है? इम्प्रोवाइज करो, उनको देख के चीज़ों के ऊपर लगाओ, उन चीज़ों को रिलेट करो। कामरान। सर बस हमारा पीपीएससी कैसे क्लियर करवा दें, बस हमारे लिए ये काफ़ी है। मैंने आपको दावे करके नहीं सेशन में अट्रैक्ट करना मलिक अकमल साहब, मैंने आपको कंटेंट बनवाना है, वो आपने पेपर में लगाना है। आपकी किस्मत में हुआ तो पास हो जाएगा। मैं आपको झूठे दावों पे सेशन में नहीं ला सकता। ठीक है। सर जिसकी इंग्लिश वीक है ज्वाइन करे, ऐसे टॉपिक सेशन ऑफ अस इंप्रूव करे। तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव होती है रिफत आपकी? मैंने आपको अंग्रेजियां तो नहीं करानी है यहाँ पे। अंग्रेजी के लिए आप वो हमारे जो ग्रामर वाले टीचर हैं लैंग्वेज के प्रैक्टिकल के, उन्हें ज्वाइन करो साथ, और साथ साथ टॉपिक्स का कंटेंट बनाते जाओ। यार मैं तुम लोग ना कुछ मेरे से बड़े हो गए एज में,